हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। सर, लास्ट क्लास हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस को कंप्लीट किए थे और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में हम बात करें तो इसमें एक फाइनेंस आया था लीज फाइनेंसिंग, है ना। सर, क्या होता है लीज फाइनेंसिंग? देखिए, लीज फाइनेंसिंग भी एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का तरीका है जिसमें ऑनर ऑफ द एसेट, जो एसेट का ऑनर होता है, यूजर ऑफ द एसेट को क्या करता है, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए एसेट यूज करने का राइट दे देता है ना। और उस राइट के बदले जो यूजर ऑफ द एसेट है वो रेंट पे करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीज फाइनेंसिंग बोलते हैं। ठीक है जी। जी, फिर से बोलो जी। क्या सर? ऑनर ऑफ द एसेट यूजर ऑफ द एसेट को राइट देता है एसेट यूज करने का लिमिटेड पीरियड के लिए, और जिसमें यूजर ऑफ द एसेट उसको क्या करता है? लीज रेंट पे करता है। क्या करता है? लीज रेंट पे करता है ना जी। आइए हम इसको समझते हैं और चलते हैं कहां? क्लास में, और शुरू करते हैं आज का लीज फाइनेंसिंग, है ना जी। चलिए आइए देखिएगा। सर, ये तो बात सही है। इसके बाद क्या? सर, इस बात एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, अगर आपको इसका नोट चाहिए तो आप नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये नंबर है, आप किसी पर प्रकार की दिक्कत है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, अब आप डाउनलोड कर लीजिएगा नेट वाला भैया ऐप। यहाँ भी आपको सारे कोर्सेस अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं। शुरू करें जी। सर, मैंने क्या कहा? आई सर, लीज फाइनेंसिंग क्या है? लीज फाइनेंसिंग, है ना। लीज फाइनेंसिंग। सर, लीज फाइनेंसिंग है क्या? सर, लीज फाइनेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। अब सर, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज। किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज। कौन कौन सा पार्टी है सर? देखिए, पहला जो है, पहला जो है वो होगा लेसर। क्या बोलते हैं इसको? लेसर। और लेसर कौन होता है? लेसर होता है ऑनर ऑफ द एसेट। ऑनर ऑफ द एसेट, ठीक है। और दूसरा होगा लेसी। इसको क्या बोलेंगे? लेसी। और ये कौन होता है? यूजर ऑफ द एसेट। यूजर ऑफ द एसेट, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि सर, लीज फाइनेंसिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में, जहां लेसर यानी ऑनर ऑफ द एसेट और लेसी यूजर ऑफ द एसेट क्या है सर? कॉन्ट्रैक्ट करता है ना जी। चलिए, अब देखिए क्या कर रहा है सर। लेसर क्या करेगा लेसी को? ये भी देखिए। अब क्या है? लेसर क्या करता है सर? लेसर जो है, लेसी को क्या करेगा? राइट देगा, है ना, यूज करने का। किसको? एसेट को। गिव राइट टू यूज एसेट। और फिर लेसी क्या करेगा? लेसी क्या करेगा? लेसी लीज रेंट पे करेगा। पे लीज रेंट, है ना। तो देखिए, अब मैं इसको सम अप करता हूं। क्या कहेंगे सर? कहेंगे क्या कि सर, लीज फाइनेंसिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज। लेसर जो है ऑनर ऑफ द एसेट, और लेसी जो है यूजर ऑफ द एसेट। अब लेसर क्या करेगा? लेसर राइट देगा एसेट को यूज करने का, और लेसी जो है उसको लीज रेंट पे करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं सर, है ना जी। अब चलिए चलते हैं सर कुछ डिसीजंस के बारे में। देखिए, दो तरीके के डिसीजंस होंगे। किसमें सर? लीज फाइनेंसिंग में। सर, जिसको हम लोग लीजिंग डिसीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? लीजिंग डिसीजन। समझ में आ गया जी? लीज, है ना जी।
सीधा सीधी एक बात समझ लीजिए कि कोई मान लीजिए आपकी कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी में आपको जरूरत है क्या, सर आपको मशीन की जरूरत है बट आपके पास पैसे नहीं है, तो आप किसी एक ऐसे इंसान के पास जाएंगे जिसके पास वो मशीन है, उससे बोलेंगे भाई हमको मशीन दे दो, हमको उसका जरूरत है, और उसके बाद में तुम हमसे रेंट लेते रह जाना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीज फाइनेंसिंग, है ना जी। अब लीजिंग डिसीजन दो तरीके का होगा, दो पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। पहला पॉइंट व्यू होगा लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी। एक बात बताओ, लेसी है कौन, सर लेसी जो है वो है यूजर ऑफ द एसेट। अब लेसी के पास दो ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, कि या तो वो परचेज कर ले एसेट को, उतना पैसा लगा ले और परचेज कर ले, या फिर लीज रेंट पर ले ले। अब ये डिपेंड कैसे करेगा, देखिए मान लीजिए मैं यूजर ऑफ द एसेट हूं, कौन, लेसी हूं, ठीक है। अगर मैं लेसी हूं और मेरी कंपनी में मुझे कुछ एसेट की जरूरत है, मुझे कुछ मशीनरी की जरूरत है, तो मैं ये देखूंगा भाई कितने दिनों की जरूरत है ना। अगर मुझे साल 2 साल की जरूरत है तो मैं क्या करूंगा, सर मैं रेंट पे ले लूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे 10 साल की जरूरत है तो मैं परचेज कर लूंगा। तो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ लेसी क्या करेगा, लेसी ये डिसाइड करेगा कि एसेट को लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा या परचेज करना। अगर लीज पर लेना बेनिफिशियल होगा तो भैया वो लीज लेके अपना काम चला लेगा और उसका रेंट पे करेगा। लेकिन अगर एसेट को परचेज करने का पे बेनिफिट होगा उसको, तो वो एसेट को परचेज कर लेगा, इसको बोलते हैं लीजिंग डिसीजन। तो क्या करेगा ये, कौन सा डिसीजन है भाई, कि वो लीज पे लेगा या बाय करेगा, ठीक है। जब लीज में बेनिफिट होगा तो वो ये लीज पे ले लेगा, और अगर बाय करने में बेनिफिट होगा तो वो बाय कर लेगा, है ना। बात समझ में आया कि लेसी क्या करेगा, लीज पे ले या बाय करें किस चीज को, कोई भी एसेट को। क्लियर है बात, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना, नहीं। अब चलो दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखते हैं। सर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दूसरा पॉइंट है व्यू पॉइंट ऑफ लेसर। फ्रॉम दी व्यू पॉइंट ऑफ लेसर, है ना। अब देखो लेसर क्या सोचेगा, अब देखो बीइंग द ऑनर ऑफ द एसेट क्या सोचोगे तुम, भैया जो उसको खरीदना है वो तो सोचेगा हम खरीदे या फिर रेंट पर ले लें। तो आप सोचोगे बीइंग ऑनर ऑफ द एसेट, आप क्या सोचोगे कि भैया क्या हमको रेंट पर देना बेनिफिट रहेगा। अगर रेंट पर देने से बेनिफिट होगा तब हम एसेट को रेंट पर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, है ना। बात समझ में आई, वो बोल रहा है लेसी यानी कि यूजर कि भैया हम एसेट को बाय करें या लीज रेंट पर ले ले। आप क्या सोचोगे बीइंग ऑनर ऑफ द एसेट कि भैया जब हम कोई एसेट को बाय करेंगे और उसको रेंट पर लगाएंगे तो हमको बेनिफिट होगा कि नहीं। अगर बेनिफिट होगा तो भैया हम दे देंगे, रेंट पर लगा देंगे, और अगर बेनिफिट नहीं होगा तो भैया हम रेंट पर नहीं लगाएंगे, हम एसेट को परचेज नहीं करेंगे। क्लियर है जी। अब एक बात बताइए, तो कह रहा है लेसर किस बेसिस पर डिसाइड करेगा कि भैया उसको बेनिफिट होने वाला ही नहीं। तो इसी के लिए कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स लगाई जाती हैं, है ना, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो कैपिटल बजटिंग के टेक्निक को लगाकर वो डिसाइड करेगा कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेसर जो है वो एसेट को परचेज करके लीज रेंट पर लगा देगा। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है, समझ में आई बात। तो लेसर क्या करेगा जी, लेसर एसेट को परचेज या रेंट क्या करेगा, इसके बारे में सोचेगा कि परचेज करके रेंट पर दें से बेनिफिट होगा, बेनिफिट्स
होगा तो फिर ले लेंगे भाई, और अगर बेनिफिट्स नहीं होगा तो नहीं लेंगे। और इसका डिसीजन ये कैसे लेगा? थ्रू कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, है ना। हम लोग इसमें पढ़ते हैं ना एनपीवी, ठीक है, सारा चीज पढ़ना है तो वो हम लोग कैपिटल बजटिंग के टेक्निक्स में सीखेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो बेसिकली यही दो पॉइंट ऑफ व्यू है जो लेसर और लेसी का बनता है, ठीक है। समझ में आ गई बात? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर। अब आइए अब चलते हैं अपने बुक में, अब देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। चलें देखें क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑनर ऑफ द एसेट, जिसको हम लोग लेसर बोलते हैं, एंड द यूजर ऑफ द एसेट, जिसको हम लोग लेसी बोलते हैं। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द लेसर ग्रांट्स द लेसी द राइट टू यूज द एसेट्स फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, एंड in return the lessee agrees to make a series of periodic payments or lease rent to the lessor। तो देखो यही बात तो मैंने कहा कि क्या है, लीज क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑनर ऑफ द एसेट और किसके, सर, यूजर ऑफ द एसेट के बीच में है ना, जहां लेसर उसको राइट देता है कि भैया तुम मेरा एसेट को यूज करो और उसके बिहाफ पे टाइम टू टाइम पे हमको लीज रेंट पे करते रहो, यही बात है, ठीक है, क्लियर जी। कह रहा था लीज ट्रांजैक्शन कंसिस्ट टू पार्टीज, दो पार्टीज होता है, एक द लेसर और एक लेसी होता है। कह रहा है एन ऑब्वियस एडवांटेज टू यूज टू द लेसी इज द यूज ऑफ एन एसेट विदाउट हैविंग टू बाय इट। बोल रहा है ऑब्वियस सी बात है कि लेसी को यानी कि जो यूजर है उसको बेनिफिट तो ये हो जाता है कि बिना परचेज किए हुए एसेट को यूज करने का राइट मिल जाता है। कह रहा फॉर दिस एडवांटेज, इस एडवांटेज के लिए द लेसी हैज टू पे पीरियोडिक लीज पेमेंट्स, और इसके लिए लीज पेमेंट करना पड़ता है, यूजुअली मंथली होता है या क्वार्टरली होता है। क्लियर है जी सर। अब देखिए प्रोसेस ऑफ लीजिंग, लीजिंग का प्रोसेस क्या है, कैसे लीज होता है। तो भैया लेसर है और लेसी है। लेसर क्या करता है, प्रोवाइड करता है एसेट, ठीक है ना, एग्रीड टाइम पीरियड के लिए, जितना समय के लिए वो मांगा गया उसके लिए, और फिर लेसी उसको लीज रेंट पे करता है। यही प्रोसेस है और इसमें कुछ प्रोसेस है नहीं, बहुत इजी है। अब इसका जो सवाल पूछा जाता है उसके टाइप से पूछा जाता है। ये देखो लीजिंग डिसीजन क्या है सर, बाई हमको क्या करना, बाइंग या लीजिंग। कार को हम, ये देखो कार है, कार को क्या हम खरीद ले या रेंट पर ले लें। तो बोल रहा है कैसे, बोल रहा है अगर पेइंग अपफ्रंट है या लोन लेके आप खरीद सकते हैं, और अगर आप कार रेंट पर लेना चाहें तो रेंट पर ले सकते हैं। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है कि भैया कार को खरीद ले या परचेज कर ले, ये बात खरीद ले या लीज पर ले ले, ठीक है जी। अब जो ये है इससे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, शुरू करें जी सर। सबसे पहला है लीजिंग। बोला लीजिंग दो तरीके का होता है, तो होता है कैंसिलेबल लीजिंग, एक होता है नॉन कैंसिलेबल लीजिंग। अब कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल क्या होता है ये बात समझना। जब आपने एसेट को ले लिया लीज पर, तो कुछ ऐसे लीज होते हैं जिसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैंसिलेबल। जैसे डायरेक्ट लीजिंग है, लिवरेज्ड है, स्पेशल पर्पस है, सेल एंड लीज बैक वाला लीजिंग है, ठीक है, इसको नहीं कर सकते। कैंसिलेबल है ऑपरेटिंग लीज है, ऑपरेटिंग एसेट है, क्रॉस बॉर्डर लीज है, ठीक है। तो ये दो लीज ऐसे हैं जिसको आप कैंसिल कर सकते हैं, बाकी सारे को आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं। आइए हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। ले सबसे पहला लीज हम देखें, आ जाओ हम लोग पहले यहां शुरू करते हैं फिर शॉर्ट्स में आएंगे, है ना। आ जाओ ऑपरेटिंग लीज। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग लीज के, तो यहां पे क्या होगा, ऑनर ऑफ द एसेट है वो जो शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेगा या यूज करने के लिए देगा, किसको, लेसी को, यानी कि यूजर ऑफ द एसेट को। लेकिन इसका टाइम पीरियड कम होगा, है ना। जैसे मैं इसको वैसे समझाता हूं, अगर किसी एसेट का टोटल जिंदा रहने का यानी कि उसका इकोनॉमिक लाइफ जो बोलते हैं हम लोग, वो अगर 10 साल है, तो यहाँ पे यूजर ऑफ द एसेट 3 साल 4 साल 5 साल के लिए एसेट को यूज करने के लिए लेगा। तो ऑपरेटिंग लीज का हुआ। अगर आप इसको ऐसे समझेंगे तो आप कहेंगे ऑपरेशन के लिए जो लीज लिया जाए, है ना, ऑपरेशन के लिए जो एसेट यूज किया, वो ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़ वाला काम नहीं, इससे काट के चीड़ दिए वो वाला काम नहीं। ऑपरेशन मतलब काम करने का, है ना, ऑपरेट करने के लिए, काम चलाने के लिए, ठीक है। ऑपरेट करने के लिए जो लीज लिया जाए,
इसको हम लोग सर्विस या मेंटेनेंस लीज भी कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग लीज। और यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। यहाँ पे जो भी लीज इकोनॉमिक लाइफ से कम के लिए होगा ऑपरेटिंग लीज होगा। जो भी लीज आपका रिस्क और रिवॉर्ड जिसका जो होगा किसके पास, ऑनर के पास होगा, यानी लेसर के पास होगा, वो क्या होगा सर, वो ऑपरेटिंग लीज होगा। क्योंकि भाई आपका एसेट को हम यूज करने के लिए तो नहीं है, अगर आपका एसेट में कुछ खराबी हो जाएगा तो आप लीज रेंट ले रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बना के देना पड़ेगा। सो ऑपरेटिंग लीज क्या है, ऑपरेटिंग लीज जब कोई एसेट परचेज करता है उसकी एक समय सीमा होती है, टाइम लिमिटेड पीरियड है ना, और उस समय सीमा से कम समय के लिए अगर कोई एसेट ये लीज रेंट पर लेता है और ऑनर उसको राइट दे देता है कि भैया आप इस एसेट को यूज कर लो कितने साल के लिए, जितना उसका टाइम है, जितना उसका इकोनॉमिक लाइफ है उससे कम समय के लिए, तो हम कहते हैं क्या कि ऑपरेटिंग लीज हुआ, है ना। चलिए देखें, आइए क्या रहा, क्या कह रहा है ना, ऑपरेटिंग लीज is also known as short term service or maintenance lease. In this type of lease, the lease period is generally less than the full expected economic life of the equipment. तो भैया बोल रहा है जितना भी इक्विपमेंट का लाइफ है उससे कम में ही इसका लीज पीरियड रहता है। Unlike financial lease, the contract is cancelable with a proper prior notice. देखो ऑपरेटिंग लीज क्या है सर, कैंसिलेबल है ना, लेकिन फाइनेंशियल लीज कैंसिलेबल नहीं है ना, ठीक है जी। कह रहा द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंटल टू द ओनरशिप आर रिटेन्ड विद द लेसर। देखो जितना भी कुछ सामान खराब होगा, उसका मशीन खराब हो जाएगा, तो ये रिस्क किसके पास है, लेसर के पास है, ठीक है। कह रहा लेसर इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन द एसेट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। तो लेसर का काम है, यानी ऑनर का काम है कि एसेट में अगर कोई खराबी हुई है ऑपरेटिंग लीज में तो उसको ठीक करवा के दे। लेसर डज नॉट रिकवर इट्स इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट लीज पीरियड। और लेसर रिकवर नहीं कर लेगा उसका पूरा इन्वेस्टमेंट फर्स्ट लीज पीरियड में, बाद में भी उसको वो लगा सकता है शॉर्ट पीरियड के लिए। समझ में आई बात जी। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऑपरेटिंग लीज दो तीन बातें ध्यान रखना है कि सर इकोनॉमिक लाइफ से कम टाइम के लिए लगेगा, ठीक है, कैंसिलेबल, ये किसको कैंसिल कर सकते हैं, रिस्क और रिवॉर्ड किसके पास है, ऑनर के पास है, लीज पीरियड नॉर्मली इकोनॉमिक से कम में होता है, बस इतना याद रखना है। फाइनेंशियल लीज थोड़ा सा चेंज है, ज्यादा नहीं। फाइनेंशियल लीज वो लीज है जिसको हम होल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ के लिए ले लेते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल लीज कौन सा लीज है, जहां लेसर यानी जो ऑनर ऑफ द एसेट है लेसी को होल पीरियड के लिए एसेट यूज करने के लिए दे देता है, और लेसी जो है उसका फुल पेमेंट करते चला जाता है ना। यहां पे जो है लेसर का ड्यूटी नहीं है, लेसर कभी रिस्क और रिवॉर्ड नहीं देखेगा। मतलब अगर कुछ खराबी हुई तो उसमें लेसी अपना ध्यान दे, जो यूजर ऑफ द एसेट है वो अपना ध्यान दे, क्योंकि वो लेसर ने आपको सब दे दिया है। लेसर क्या कर रहा है, सिर्फ आपसे पैसा ले रहा है टाइम टू टाइम पर, पीरियड पर। आप ऑनर ऑफ द एसेट आप ही हो, है ना, ये ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल लीज क्या हुआ, ऑल्सो नोन बाय वेरियस मींस फुल पेमेंट लीज, कैपिटल लीज, लॉन्ग टर्म लीज, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। इन दिस टाइप ऑफ लीज द लीज पीरियड इज जनरली इक्वल टू द एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट। देख लो उसमें क्या था ऑपरेटिंग लीज में कि भैया जितना मशीन का लाइफ है उससे बहुत कम के लिए लिया जाएगा, है ना। लेकिन ये कह रहा है कि फाइनेंशियल लीज में ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल लीज में जितना टाइम के लिए वो एसेट है उतना टाइम के लिए लीज पर दे दिया जाएगा। प्लस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल लीज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल। आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते फाइनेंशियल लीज में, एक तो दूसरा ये। तीसरा जो रिस्क और रिवॉर्ड है वो भाई साहब किसका है, लेसी का है ना, यानी उस यूजर का है। The lessee is obligated to pay lease rent until the lease period expired। बोल रहा भैया जब एक बार लीज पे ले लिए तो लेसी क्या है, आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको लीज रेंट पे करना पड़ेगा जब तक पीरियड खत्म ना हो जाए, ठीक है। लेसी यूजेस द इक्विपमेंट एक्सक्लूसिवली, मेंटेन्स इट एंड इंश्योर एंड अवेल द आफ्टर सेल सर्विस इफ द एनी, ठीक है। ये बात याद में रखिएगा। तीन बातें इसमें भी ध्यान रखने लायक, सर ये नॉन कैंसिलेबल है, सर ये जितना इकोनॉमिक लाइफ होता है एसेट का उसके बराबर होता है, सर ये जो लेसी है सर इसका पीरियड जो है होल पीरियड होता है, ठीक है। चल और बात खत्म करें जी। ये देखो एक छोटा सा डिफरेंस दिया है, आओ हम इसको देखते हैं। दिख रहा है जी।
कह रहा है बेसिस क्या है, ये फाइनेंस लीज है, ऑपरेटिंग लीज है। अगर हम लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये इकोनॉमिक लाइफ जितना होगा सर उतना बराबर रहता है फाइनेंस लीज, और ये शॉर्टर रहता है इकोनॉमिक लाइफ से। मतलब इसको इकोनॉमिक लाइफ मतलब अगर एक मशीन की 10 साल है उसकी लाइफ, तो उस 10 साल में से 5 साल के लिए अगर ले रहे हैं तो ऑपरेटिंग लीज, और 10 में से अगर 10 साल के लिए पूरा पूरा ले रहे हैं लीज पर तो फाइनेंस लीज। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो उसके लिए आपको प्रोवाइडेड बाय द लेसी देता है, यानी कि जो यूजर ऑफ द एसेट है वो सारा चीज देखता है। लेकिन यहाँ जो ऑपरेटिंग लीज में है वो सारा का सारा कौन, लेसर देखता है। लेसर मतलब ऑनर। लीज पेमेंट क्या होगा, रिटर्न द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड द अलाउ अ प्रॉफिट टू द लेसर। ठीक है, और नॉट सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ एसेट। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑपरेटिंग लीज में आप अगर 5 साल के लिए दे रहे हो तो 5 साल के लिए रेंट मिलेगा, तो आपको सारा का सारा पैसा एसेट का मिलेगा नहीं। लेकिन अगर फाइनेंस लीज की बात करें ना तो लास्ट होते होते ऑनर को सारा का सारा रिटर्न आ जाता है और इवन प्रॉफिट भी होने लगता है। कैंसलेशन, भैया फाइनेंस लीज कैंसिल नहीं कर सकते और ये कैंसिल किया जा सकता है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए बात खत्म जी। तीसरे लीज पे आते हैं। तीसरा लीज है सेल एंड लीज बैक। अब देखो ये क्या है, इसको ध्यान से समझना। सेल एंड लीज बैक कहने का मतलब है कि आपने एसेट को सेल कर दिया, आपके पास एसेट था, आपने एसेट को सेल कर दिया और जिसको सेल किया उसी से वापस लीज रेंट पर ले लिया कि भैया हमको दे दो, हम तुमको रेंट पर दे देंगे। ठीक है, वो बोला ठीक है हमको बेनिफिट हो रहा है ले लो। ठीक है, बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपकी मशीनरी है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका सेल्स नहीं है, आपको दिक्कत आ गई है पैसों की। आप क्या करोगे, मुझे बोलोगे सर आप करो, आप मेरा मशीनरी ले लो, 2 लाख रुपए की है, ले लो मशीनरी। मैं बोलूंगा ठीक है दे दो, मुझे काम है ना। जैसे ही मैं आपकी मशीनरी लिया, आपने क्या तरकीब लगाई, अरे यार फिर तो मेरा रुक जाएगा सारा चीज, बिजनेस भी नहीं चलेगा। तो आपने मेरे को बोला सर एक काम करते हैं, आपने तो आप तो ऑनर है ही, आप ना मुझे रेंट पर दे दीजिए, मैं आपको 10,000 रुपए महीने के रेंट दूंगा और आप जो है आपका एसेट भी रह जाएगा और आपको रेंट भी मिलता रह जाएगा। मैंने बोला यार फायदा तो सौदे का है, मतलब सौदे तो फायदा का है ना। मैंने बोला ठीक है तुम रख लो। तो क्या हुआ कि फिर उसी का एसेट जो यूजर था, उसी का एसेट उसने सेल किया और वापस क्या कर लिया, लीज पे ले लिया, है ना, रेंट पे ले लिया, लीज रेंट पे ले लिया। उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स एंड लीज बैक। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं सर? देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर दिस टाइप ऑफ लीज अरेंजमेंट अ फर्म दैट ऑन्स अ गिवन एसेट सेल्स इट टू द लीजिंग कंपनी एंड गेट्स इट बैक टू ऑन लीज। वही बात वो कि भैया एसेट को बेच दिया और फिर वापस ले लिया उससे लीज पर। यूजुअली एसेट इज सोल्ड एट द अप्रोक्सीमेटली एट इट्स मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर एसेट को बेचा जाता है। The firm lessee receive the sale price, ये लेसी को सेल प्राइस मिल जाता है। सोचो ना 2 लाख में बेच दिया, 2 लाख रुपए पैसा भी आ गया और 10,000 रुपए में उसका काम भी चल रहा है, कितना तेज बन गया लेसी, है ना। प्राइस इन कैश एंड द इकोनॉमिक यूज ऑफ द एसेट ड्यूरिंग द प्राइमरी लीज पीरियड। In turn, it agrees to pay lease rent periodically and gives up title to the asset. सीधा सीधी बात है, उसने क्या किया, एसेट का टाइटल तो दे दिया, ऑनर बना दिया सामने वाले को, उससे 2 लाख रुपए ले लिए, ऑनर बन गया, उसके बिहाफ पर वो उसने रेंट को क्या किया, वो मशीन वापस ले लिया, उसको रेंट पे करने लगा। तो सिर्फ एक ही चीज तो ट्रांसफर किया, टाइटल, कि भैया तुम ही ऑनर है ना जी। चलिए अब क्या कह रहा है देखें, कह रहा है रिटेल स्टोर्स, ऑफिस बिल्डिंग, मल्टीपर्पज इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स आर फ्रीक्वेंटली फाइनेंस्ड बाय दिस मेथड। अच्छा ये जो सारे स्टोर्स हैं, ऑफिस बिल्डिंग है, ये सारा जो है इसी मेथड से फाइनेंस करे जाते हैं। ठीक है जी सर। चलिए अब नेक्स्ट है डायरेक्ट लीजिंग। अब क्या है, डायरेक्ट लीजिंग। सर डायरेक्ट लीजिंग तो सिंपल तरीका है, वही जो लीज का तरीका है उसी तरीके से। कह रहा है अंडर डायरेक्ट लीजिंग a company acquires use of an asset and it did not own previously. The major types of lessors are manufacturers, finance companies, banks, independent leasing companies. For leasing arrangements involving all but manufacturers, the vendor sells and the asset to the lessor, who in turn leases it to the lessee. तो भैया डायरेक्ट लीजिंग में क्या होता है, कंपनी एक्वायर कर लेता है पूरा एसेट को और उसके बिहाफ पर, मतलब लेसर को, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर कोई भी है, उसको लीज रेंट पे करते रहता है ना। ये अक्सर कब होता है पता है, जब कोई बैंक खुल रहा होता है ना। जब कोई बैंक
खुल रहा होता है या बैंक किसी जगह पे एस्टेब्लिश हो रहा होता है, उस समय ये काम होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट लीजिंग। क्या करेगा वो, पहले पूरा एसेट को खरीद लेगा, है ना, एसेट को अपने कब्जे में कर लेगा और फिर धीरे 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 पैसा देते रहेगा, है ना, क्या करेगा, पैसा देते रहेगा। इसको बोलते हैं लीज, डायरेक्ट लीज। और लिवरेज लीज, लिवरेज लीज क्या है भाई साहब, ये ध्यान समझो। देखो ये स्पेशल फॉर्म है लिवरेज लीज, है ना। अब लिवरेज लीज क्या होता है, ध्यान समझो। यहां मैंने अभी दो चीज बताई, ऑनर ऑफ द एसेट और आपका क्या, यूजर ऑफ द एसेट। भाई साहब इसमें क्या होता है, एक नई पार्टी आती है, ऑनर जो होगा उसके पास भी पैसे नहीं, यूजर के पास पैसे नहीं, तो थर्ड पार्टी आएगी जो उसको फाइनेंस करेगी ऑनर के नाम से। ऑनर क्या करेगा, उसको लीज रेंट पर लगा देगा। बात समझ में आई, ऐसे समझो। एक ओला आपने क्या किया, आप ऑनर हैं, आप गए और कार खरीदने के लिए और कार खरीद लिया। अब कार खरीद के आपने ओला में डाल दिया, तो आप तो पे कर ही रहे हैं, आप भी तो पूरा पूरे आपका नाम पे नहीं हुआ, आप तो फाइनेंस करा के गाड़ी लेके आए हैं और आपने ओला में डाल दिया, तो ओला से पैसा लेकर फिर आप उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। लेकिन यहां क्या होता है, यहां जो यूजर ऑफ द एसेट है वही डायरेक्ट जाके जहां से आपने फाइनेंस करा ना वहां दे देगा, टाइटल आपका ही रहेगा, टाइटल ऑनर करेगा, ऐसे समझो, ध्यान समझना। ये है ऑनर और ये है कार, ठीक है, अरे समझ लेना ये कार है, ठीक है। इसको आप परचेज करने गए तो बोला भैया फाइनेंस करा लो, हर महीने आपको 20,000 लगेंगे, ठीक है। अब ये कार आपने क्या किया, ओला में डाल दिया, ठीक है, और ओला से 35,000 आ रहे हैं, तो आपने क्या बोला, आपने बोला भाई साहब ये फाइनेंस करने वाली कोई और कंपनी थी, थर्ड कंपनी, फाइनेंसर, है ना, ये कौन है, फाइनेंसर, ठीक है। आपने क्या बोला, ये आप कार ले लिए और कार दे दी ओला वाले को, ओला वाला को बोला भाई साहब एक काम करना, 20,000 रुपया तुम इसको देते रहना, क्या करना, 20,000 इसको देते रहना, 15,000 हमको देना, ठीक है जी। तो ये काम, ये क्या होता है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं आपका ये लिवरेज लीज, क्या बोलते हैं, लिवरेज लीज, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, it has recent year special form of leasing known as leveraged leasing has become the popular in the financing of assets requiring large capital outlay। जब ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो इस तरह की चीजें होती है। The equipments taken under the leverage leasing include aircraft, railroad, coal mining, electric power generation plants, pipeline और ships। तो इन सब चीजों के लिए इस तरह की लेवरेज लीज की जरूरत पड़ती है। कह रहा 3 पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं इसमें, दे आर द लेसी, द लेसर एंड द लेंडर। लेंडर मतलब उधार देने वाला, ठीक है जी। तो ये 3 पार्ट होते हैं। फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ द लेसी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लीवरेज लीज और अदर टाइप्स ऑफ लीज, सेम है, बस फर्क यही है कि ऑनर कोई और रहता है, पैसा कोई और लगाता है, और यूजर ऑफ द एसेट कोई और रहता है, ठीक है। क्लियर है बात जी, बस यही चीज है। अब इसको जब आप रीपे कर देंगे तो आप क्या कहलाएंगे, सर आप अब हो गया पार्टी खत्म, ठीक है। तो 5 तरीके की लीज हुई है ना, 5 तरीके की लीज हमने देखा। आ जाओ एक बार इसको शॉर्ट टर्म में फटाफट पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग लीज, जिसको सर्विस लीज भी कहते हैं या मेंटेनेंस लीज भी कहते हैं, क्या है ये, सर ऑपरेटिंग ऑपरेशन के लिए शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। जैसे अगर एसेट का इकोनॉमिक टाइम 10 साल है तो आप 5 साल के लीज पर लेंगे। सर इसका रिस्क और रिवार्ड किसके पास, सर लेसर के पास। लेसर कोई भी चीज मशीन खराब होगा लेसर आके बना के देगा, मतलब ऑनर ऑफ द एसेट। चलो उसके बाद है फाइनेंसिंग लीज, या इसको कैपिटल लीज भी बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है सर, ये जो है लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। कितने, जब इकोनॉमिक लाइफ 10 साल है तो ऑलमोस्ट 10 साल के लिए होगा। लेसी को सारा काम करना है, मेंटेनेंस रखना है, सब लेसी का रिस्क एंड रिवॉर्ड जाएगा जी। और जो लीज रेंट है वो पे करेगा, ठीक है। चलो सेल एंड लीज बैक, सर हमारे पास क्या है, ऑलरेडी एसेट है, किसके पास, एक इंसान के पास मान लो एसेट है, उसने क्या करा, उसने उसको बेच दिया, ठीक है। और बेच देने के बाद वापस उसी इंसान से रेंट पर ले लिया, उसको बोलते हैं सेल एंड लीज बैक, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए भी होता है ये भी। डायरेक्ट लीज, सर डायरेक्ट लीज जब लेसर ऑन से एक्वायर करता है और क्या करता है, एसेट लेता है और लीज पर दे देता है पूरा लेसी को, ठीक है। वही वाला कि भैया हम एक घर खरीदे और उसमें से दे दिए, ये डायरेक्ट लीज है। बैंक वैंक वाला एग्जांपल दिया था ना, वो वाला। और लिवरेज लीज है या लीज लेंडर बोलते हैं, जब थर्ड पार्टी कोई इंटर लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का और वो आपको लीज पर क्या करता है, सर
सामान दे देता है, मतलब ये दे देता है, क्या बोलते हैं, एसेट दे देता है यूज करने के लिए, ठीक है। ऑनर कोई और, फाइनेंस कोई और कर रहा है और यूज कोई और कर रहा है। क्लियर बात? जी सर। ये रही आपकी कहानी और आज के लिए हो गया चैप्टर खत्म, है ना। तो उम्मीद करता हूं लीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।